नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है मेरी भाभी माँ। मित्रों, अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको बहुत बड़े संकट में डाल देती है, पर आपको कोई ना कोई निर्णय लेना ही होता है। मैंने भी अपना निर्णय ले लिया था और मेरे अनुसार वह सही भी था। मैं भावना और यह है मेरी कहानी। मेरी कहानी नहीं कहूँगी, कहानी तो भाभी माँ की है, पर इसी समांतर किरदार में मैं भी हूँ। मेरा परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। घर में माँ, बाबूजी और 3 भाई थे। बाबूजी एक शुगर मिल में मुनीम थे। आमदनी ठीक-ठाक थी। उनकी पहली पत्नी 10 साल का बेटा छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। उस बच्चे यानी कि मेरे सौतेले भाई अशोक के लालन-पालन के लिए परिवार के दबाव में आकर बाबूजी ने जबरन दूसरा विवाह किया था। जैसा कि बाबूजी हमें बताते हैं, खैर गरीब से आई माँ 25 वर्ष की उम्र में एक 10 साल के सौतेले बच्चे की माँ बन गई थी। अशोक भैया बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बच्चे थे, पर जब से मैंने होश संभाला तो देखा कि अशोक भैया और माँ के रिश्ते में एक ठंडापन था। खैर समय गुजरता रहा। माँ को विवाह के 1 वर्ष बाद ही पुत्र रत्न के रूप में राहुल भैया मिले। फिर 3 साल बाद आलोक भैया, उनके 3 साल बाद पैदा हुई मैं, यानी कि भावना, घर की इकलौती बेटी और सबसे छोटी होने के कारण मैं घर भर की लाडली थी। बाबूजी और तीनों भाई मुझे बहुत चाहते थे। यूँ तो अशोक भैया हम तीनों भाई बहनों को बहुत प्यार करते थे, पर मुझ पर तो जान छिड़कते थे। जब मैं पैदा हुई थी, वे 17 वर्ष के थे। माँ कहती पूरे दिन मुझे गोद में उठाए घूमते थे। अशोक भैया पढ़ाई में बस ठीक-ठाक थे, तो बाबूजी ने उन्हें एक किराने की दुकान खुलवा दी। फिर उनका विवाह भी करा दिया गया और करके आ गए मेरी ब्याह करके आ गई मेरी भाभी माँ। क्षमा, जैसा नाम तैसे गुण। सुंदर सुशील ममता की मूरत थी क्षमा भाभी, एक गरीब विधवा माँ की इकलौती संतान, पर सदा मुस्कुराती हुई। जब भैया की शादी हुई तो मैं 5 वर्ष की थी। भाभी माँ मेरे लिए दूसरी माँ ही बन गई थीं। भाभी ने अपने मधुर स्वभाव और कर्तव्यता परायणता से पूरे परिवार का मन मोह लिया। वे हम तीनों भाई बहनों का बहुत ध्यान रखती थीं। भैया की तरह भाभी को भी मुझसे विशेष लगाव था। मुझे बिट्टू कहती थीं। समय अपनी गति से चल रहा था। भाभी को शादी के पूरे 10 बरस बाद संतान हुई। नाम रखा खुशी। इसी बीच राहुल भैया ने शहर जाकर एक छोटी सी नौकरी कर ली। बाबूजी बहुत खुश हुए कि कमाने वाले हाथ बढ़ जाएंगे, लेकिन राहुल भैया ने वहीं अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। घर में संदेशा भिजवा दिया कि अब उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। घर में बहुत दिन तक मातम का माहौल रहा। फिर धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी अपनी पटरी पर लौट आई। आलोक भैया देखने में बड़े अच्छे लगते थे। उनके दोस्तों ने उन्हें फिल्म का हीरो बनने की सलाह दी और एक दिन घर से कुछ रुपए चुराकर और एक चिट्ठी रख कर वे मुंबई जा रहे हैं और हीरो बनकर ही लौटेंगे। आलोक भैया चले गए। इन घटनाओं ने बाबूजी को दुखी कर दिया और हृदयघात के कारण वे चल बसे। आलोक भैया का तो कुछ पता ठिकाना नहीं था, पर राहुल भैया सूचना देने पर भी नहीं आए। माँ बिल्कुल बेसुध हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला। मैं उस समय 11वीं कक्षा में थी और इंजीनियर बनना चाहती थी। 10वीं में भी मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे। पिताजी की मृत्यु के 1 महीने बाद ही अचानक न जाने माँ को क्या सूझा, वे भैया भाभी से मेरी शादी कराने के लिए कहने लगीं। मेरा रो रो का बुरा हाल था। मैंने बहुत समझाया, पर माँ भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। बस उन्होंने मेरी शादी की रट लगा रखी थी। एक दिन भाभी ने माँ से पूछा, माँ बिट्टू इतना अच्छा पढ़ती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, तो आप क्यों उसकी शादी की जिद कर रही हैं? पर माँ ने फिर मेरी शादी की बात दोहराई। जब भाभी ने ज़्यादा जोर दिया तो माँ बिलक बिलक कर रोने लगीं और बोली, क्षमा तू बहुत अच्छी है, पर कल को तुझे भी तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब तो बाबूजी भी नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द भावना का विवाह हो जाए, तो यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तुम इसे एक माँ का स्वार्थ ही समझ लो। यह बात सुनकर
भाभी शांत स्वर में बोली, माँ, मैं जिस दिन इस घर में आई थी, मैंने बिट्टू को अपनी बेटी माना था और बिट्टू हमेशा मेरे लिए मेरी पहली संतान रहेगी। यह मेरा वादा है कि आपकी जिम्मेदारी हम दोनों पूरी मनोयोग से उठाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिट्टू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर हम उसका विवाह करेंगे। यह सुनकर मैं भाभी से लिपट गई। आज वह सचमुच मुझे अपनी भाभी माँ ही लग रही थीं। मैंने 12वीं में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। इसके बलबूते पर एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया और स्कॉलरशिप भी मिल गई। जब इंजीनियरिंग की दूसरे साल में थी तब माँ भी चल बसी। जीवन का चक्र चलता रहा। भाभी भी एक और बच्चे की माँ बन गई। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में दिल्ली में नौकरी मिल गई। मैंने भाभी माँ को बताया कि मैं अपने साथ काम करने वाले नीसू से शादी करना चाहती हूँ। तो भैया भाभी ने धूमधाम से मेरी शादी की। नौकरी और नई गृहस्थी की वजह से मायके जाना कम ही होता था, पर फ़ोन पर बात ज़रूर होती थी। मेरी शादी के तकरीबन 1 बरस बाद ही एक शाम अचानक भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। हम तुरंत भागे-भागे गए। तब तक भैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। भाभी रो-रो कर बुरा हाल था। मैंने अपने आँसू पोंछते हुए भाभी को बहुत हिम्मत बंधाई। नीसू वापस दिल्ली चले गए। मैं कुछ दिन और भाभी के साथ रही। मैंने उनसे पूछा कि अब आगे क्या करना है, पर मैंने देखा कि भाभी अब पहले से कहीं ज़्यादा धीर, गंभीर और दृढ़ निश्चयी हो गई थीं। वे आत्मविश्वास के साथ बोली, बिट्टू, मुझे अपने दोनों बच्चे अच्छे से पालने पोसने हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तुम्हारे भैया दुकान छोड़कर गए हैं, अब मैं उस दुकान पर बैठूंगी। मैंने पूछा, भाभी, बच्चों के साथ मैं यह सब कैसे संभाल पाऊंगी? भाभी फीकी हंसी हंसकर बोली, जब अपने बच्चों की बात आती है तो माँ सब कुछ कर जाती है, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैंने भी भाभी से वादा लिया कि यदि कोई भी परेशानी होगी तो वह मुझे ज़रूर बताएंगी। फिर भी मैं हर महीने भाभी के खाते में अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे डाल देती थी। काम के लिए विदेश जाना था। मैंने भी कंपनी में बात करके अपना प्रोजेक्ट वहीं ले लिया और हम विदेश चले गए। भाभी से वीडियो कॉल पर भी बात होती रहती थी। कुछ समय से भाभी मुझे बहुत कमज़ोर लग रही थीं। पूछने पर बस चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ यही कहतीं कि उम्र का तगाजा है। 2 साल पूरे होने पर नीसू ने कहा कि हम अभी 2 साल और यहाँ रुक जाते हैं, जिससे और पैसे कमा सकेंगे। पर मेरा मन विचलित हो रहा था। मैंने नीसू को कहा, नहीं, मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ। भले ही 1 महीने के लिए ही सही, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। नीसू का थोड़ा और काम बाकी था, पर मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। तो नीसू से जिद करके मैं भारत वापस आ गई। मैंने सोचा थोड़ा घर व्यवस्थित करके 3-4 दिन बाद भाभी से मिलने जाऊंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी। 2 दिन बाद ही खुशी का फोन आया और वह रोते रोते बोली, बुआ, मम्मी मर गई। यह सुनते ही 2 पल के लिए तो मेरा पूरा शरीर और दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक दोनों बच्चों का ख्याल आया। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, तुम्हारे पास में कौन है? मैं बस अभी निकल रही हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। वह बोली, नानी आ गई हैं। मैंने तुरंत ही 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाले और जरूरी सामान लेकर घर से निकल पड़ी। यह 4 घंटे का रास्ता और यह समय मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बचपन से लेकर अभी तक एक-एक पल जो मैंने भाभी माँ के साथ बिताया था, मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जितना मेरा मन मेरी सगी माँ से नहीं जुड़ा था, उससे कहीं अधिक मेरा दिल भाभी माँ से जुड़ा था। आज मैं पूरी बिखर गई थी। फिर मैंने फ़ोन पर ही नीसू को सब बताया। नीसू मुझे धीरज बंधाते रहे। मैं मायके पहुंची तो दोनों बच्चे रोते हुए मुझसे लिपट गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। छोटे-छोटे बच्चे जिन्हें मौत का अर्थ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि उनकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अंतिम संस्कार की विधियां समाप्त हुईं। उनकी बूढ़ी माँ को संभालना भी बहुत मुश्किल था। अपने बच्चे को खोने का गम तो एक माँ-बाप ही समझ सकते हैं। धीरे-धीरे शुद्धता और सभी रीति-रिवाज पूरे हुए। अब मेरे सामने यक्ष प्रश्न
प्रश्न खड़ा हुआ था कि उन दोनों बच्चों का अब उनका क्या होगा। जब मैंने भाभी की माँ से पूछा तो वे बोली, बेटा मैं तो खुद गरीब अकेली बुढ़िया हूँ और आज हूँ कल नहीं। मुझे तो कोई भी कुछ खाने पीने को जो दे जाता है तो उसके सारे पेट पाल लेती हूँ या लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेती हूँ। इन बच्चों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। हमारे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। मैं तो खुद ही मांग कर खाती हूँ। वैसे भी उनकी दयनीय दशा देखकर सच कहूँ तो मुझे भी लगा नहीं था कि वे इस दुनिया में ज़्यादा दिन की मेहमान होंगी। फिर सब चीज़ों को सोच समझकर मैंने निर्णय लिया कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ रखूंगी। भाभी ने मुझे माँ बनकर पाला था। अब मेरी बारी है कि उनके बच्चों को मैं एक माँ बनकर पालूं। नीसू को मैंने इस बारे में फ़ोन करके बता दिया। नीसू इससे बहुत नाराज़ थे। उनका कहना था कि अभी हमारी गृहस्थी शुरू हुई है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे। इतनी महंगाई के ज़माने में हम कैसे इतने बच्चों को देखभाल कर पाएंगे। दूसरी बात, हम अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे या इन बच्चों पर। मैं बोली, जानती हूँ व्यवहारिक रूप से तुम सही हो, लेकिन मैं भैया भाभी के बच्चों को सड़क पर भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मेरी भी तो उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। खैर, एक अंतहीन बहस और नीसू की घोर नाराजगी के बाद भी मायके के घर और दुकान में ताला डालकर दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई। बच्चों को नहला धुलाकर खाना खिलाया। वे अभी भी उदास थे, पर समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं उनको भी यही समझा रही थी और खुद को भी। खाना खाकर हम लोग लेट गए। सफ़र की थकान के कारण बच्चे तुरंत ही सो गए, पर आज मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही थी और जीवन की पुरानी बातें मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रही थीं। साथ ही कभी नीसू की बातें कानों में गूंजती, कभी भैया भाभी का चेहरा नज़रों के सामने आ जाता, तो कभी बच्चों का चेहरा। यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद लगी। फिर एक बुरे सपने के कारण अचानक सुबह 5 बजे के करीब नींद खुली। सिर बहुत भारी हो गया। आज बहुत सालों बाद यह नज़ारा देखा था। सब कुछ इतना सुहावना लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें कुछ फूलों की खुशबू भी मिली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाज़ संगीत सी लग रही थी। इन सब सकारात्मक दृश्यों ने मेरे निराश मन को शांत और आशावान बना दिया। मैंने अपनी कॉफ़ी खत्म करके एक नज़र सोए हुए बच्चों पर डाली। दोनों के चेहरे और असीम शांति थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से और भाभी माँ से मन ही मन वादा किया कि भाभी, जब तक आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और इन बच्चों के प्रति अपना फर्ज निभाऊंगी। अब पार्क से आता मधुर हवा कुछ और तेज हो गया था और सूरज की लालिमा बालकनी में मेरे चेहरे को छू रही थी। मन में असमंजस के बादल छट चुके थे और मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। तो मित्रों, ये थी मेरी भाभी माँ की कहानी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और किसी और को बताना है तो इस कहानी को शेयर भी कर देना। और हमारी कहानियों के नए नए अपडेट पाते रहें तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक मज़ेदार कहानी को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।